निदा फाजली का एक शेर है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखो बार बार देखना। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जया किशोरी को बीते 4-5 सालों में जब जब मैं मिलता हूं तो एक नई पहचान के साथ मिलता हूं। हर बार वो कुछ अपने अंदर वैल्यू ऐड करती हैं, एक नई पहचान जोड़ लेती हैं, और मैं समझ नहीं पाता उस सवाल का जवाब जो है कि कौन है जया किशोरी। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद इस कॉन्वर्सेशन के लिए। मुझे भी नहीं पता कौन है जया किशोरी, पर आई थिंक मैं एक कोट वापस से कहना चाहूँगी जो अभी कुछ दिनों से बड़ा इंटरनेट पे चल रहा है। मैंने कहा दैट आई वॉन्ट टू बी नथिंग सो दैट आई कैन बी एवरीथिंग। ब्यूटीफुल। लेकिन आज चेहरे की चमक थोड़ी ज्यादा है जया किशोरी के, और उसकी वजह है ये किताब। जया किशोरी की पहचान कथावाचक के तौर पर शुरू हुई, मोटिवेशनल स्पीकर, फिर बिजनेस वुमेन बन गई, और आज चेहरे की मुस्कुराहट थोड़ी ज्यादा है। कि ये मुस्कुराहट क्यों है? आज हम एक लेखक भी बन गए हैं मेरी पहली किताब आ रही है आप सभी के बीच। किताब का नाम है इट्स ओके, जो हम समझेंगे मैंने क्यों लिखी। पर उससे पहले जो बात आप सबके साथ कि आज इसकी प्री ऑर्डर लिंक शुरू हो चुकी है। अमेज़ॉन पे आप जाके प्री ऑर्डर कर सकते हैं ये किताब, और जुलाई एंड में ये किताब आप सभी के बीच होगी। मेरी पहली कोशिश है एक लेखक के तौर पर, एंड आई होप आप सबको ये बात अच्छी लगे, ये किताब अच्छी लगे और मेरे जज्बात अच्छे लगे। तो वो कौन सी बात थी जया जो मंचों से आप नहीं कह पाई, जिसके लिए किताब का सहारा लेना पड़ा? मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात है जो मैं मंचों से नहीं कह सकती, पर मुझे लगता है कहने में और लिखने में थोड़ा फ़र्क होता है। जब आप कहते हैं तो आपके सामने बहुत से लोग होते हैं और उनके रिएक्शंस आप देखते रहते हैं, और आई थिंक रिएक्शंस के साथ आपकी बातें भी बदलती रहती है। पर जब आप लिखते हैं तो मुझे लगता है आप एकांत में होते हैं और पूर्ण रूप से वो आपके और सिर्फ आपके ख्याल होते हैं, बिना किसी के इंटरफेरेंस के, उनके रिएक्शन के इंटरफेरेंस के भी नहीं। और मुझे बहुत पहले से मन था कि मैं एक सेल्फ हेल्प बुक लिखूं, जिस पे जैसे मैंने जीवन को समझा। इस किताब में कहानियां हैं और उसके साथ कहानियों को समझने वाली बातें हैं, और मेरा जीवन यही है। कथाकार एक्चुअली अंग्रेज़ी में स्टोरी टेलर होता है कि आप एक कहानी के साथ अपने प्रवचन को जोड़ते हैं, और मेरी किताब भी वही है कि छोटी छोटी कहानियाँ जो आपको आपके जीवन के जज्बातों से, प्रॉब्लम से, इश्यूज से कैसे हैंडल करना है ये समझाएगी। ये जिस खूबसूरती से आपने कथाकार को स्टोरी टेलर पे कन्वर्ट किया है, ये आपके काफ़ी प्रशंसक इस पर चर्चा करेंगे मुझे लगता है। मीनिंग यही होता है। बाकी अलग, जैसे अगर आप शास्त्रों की बात कहें तो उसमें कथा अलग हो जाती है। अगर आप एक नॉर्मली कथा कर रहे हैं तो उसको भी स्टोरी ही कहते हैं। तो अगर आप मीनिंग कहेंगे तो कथाकार का इज इक्वल टू अंग्रेजी में स्टोरी टेलर। मैंने गुलजार साहब, you can have your own meanings, but actual meaning is that only। गुलजार साहब की एक बड़ी खूबसूरत पोइट्री थी जिसमें उन्होंने कहा था कि किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से वो तकती हैं कि महीनों इन किताबों से मुलाकातें नहीं होती। सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया के दौर में किताब की अहमियत आप कहाँ देखती हैं? मुझे लगता है किताब नेवर एंडिंग फैशन है, ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता। चाहे वो कभी किंडल के रूप में आ जाए या किताबों के रूप में ही रहे, पर पढ़ना हमेशा जारी रहेगा। क्योंकि मुझे लगता है पढ़ना जो आपको सीख और अनुभव दे सकता है वो बाकी चीज़ें नहीं दे सकती। क्योंकि आज मान लीजिए मुझे कार्य करते हुए 23 इयर्स हो चुके हैं, और किसी और को मेरी इस बात को समझने 23 इयर्स okay। मुझे 23 साल हो गए हैं काम करते हुए। मतलब इससे तो बड़ी हैं आप। हाँ जी, इससे काफ़ी बड़ी हूँ। हाँ। मैं मुझे कोई शर्म नहीं है अपनी एज छुपाने में, पर बताने में, सॉरी एज बताने में। बट यस, कि किसी को इस 23 साल के अनुभव को समझने के लिए, जीने के लिए 23 साल लगेंगे, पर शायद किताब के माध्यम से वो शायद एक हफ्ते में 23 साल के अनुभव को समझ सकते हैं। मुझे लगता है किताब इस तरीके से आपके लिए हेल्पफुल होता है। इस किताब का नाम है इट्स ओके जी। जितना मैं समझ पा रहा हूँ शायद मेंटल हेल्थ पर ये है। अब जो देसी लोग हैं या जो पुराने कई सारे अभिनेता या कई सारे निर्देशक जिनके जब मैं पॉडकास्ट करता हूं तो वो अक्सर कहते हैं कि पिछली पीढ़ी में डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी चीज़ें नहीं थी। वो कहते हैं कि हमारे ज़माने में होता था कि मन नहीं लग रहा तो कहते थे जाओ बाहर खेल के आ जाओ, और खेल कर आओगे तो अच्छा लगेगा। करेंट जनरेशन में मेंटल हेल्थ पर बहुत बातें होती हैं। नहीं, देखिए मुझे नहीं लगता कि पहले था नहीं, पहले पता नहीं था कि वो क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सुंदर तरीके से कह सकते हैं
कि पहले जब विपरीत परिस्थितियाँ आती थी और हमारे माता पिता बुज़ुर्ग कहते थे मेरा जी बहुत घबरा रहा है, दैट वाज एक्चुअली एंजाइटी। जो आज के बच्चे समझ जाते हैं कि अचानक से उनके हाथ पैर क्यों काँप रहे हैं, या उनका सर क्यों चकरा रहा है, या उनके पसीने क्यों छूट रहे हैं, काइंड ऑफ वो पैनिक अटैक हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है। तो अब उन्हें शब्द मिल गए हैं, पहले शब्द नहीं मिले थे। पहले पता नहीं था कि एक जैसे कई बीमारियां भी है जिनका आज पता चल रहा है, ऐसा नहीं पहले वो बीमारियां होती नहीं थी, पता नहीं था कि वो एक बीमारी है, पर अभी पता चल गया है तो उस पर काम हो रहा है। और काइंड ऑफ ये बुक भी इसीलिए है, मैंने ये इसीलिए लिखा कि क्योंकि मैं मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे बहुत कॉलेजेस में जाती हूँ जहाँ मैं आज के यंग बच्चों से मिलती हूँ, और वहाँ 2 शब्द या 2 सेंटेंस बहुत फेमस है आज के समय में, एक जस्ट चिल और एक इट्स ओके यार। तो जब मैंने ये समझा कि ये बहुत चल रहा है हर चीज़ में, हर प्रॉब्लम में, हर इशू में, हर फ्लॉ में, आज का बच्चा, आज का यूथ इट्स ओके बहुत यूज़ कर रहा है, पर कई जगह मुझे दिखता है कि हो सकता है कई परिस्थितियों में इट्स ओके, पर कई परिस्थितियों में इट्स नॉट ओके। आप उसको इट्स ओके बोल के नकार नहीं सकते। तो वहाँ से मुझे ये आइडिया आया था। तो ये बुक मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ दोनों का मिश्रण है कि आपके कई भावनात्मक इश्यूज़ हो सकते हैं और कई आपके मानसिक इश्यूज़ हो सकते हैं, और उन दोनों में ही शायद आप इट्स ओके बोल के टाल मतलब रहे एक हैं। स्टीरियोटाइप चलता है जैसे मर्द रोते नहीं हैं। एग्जैक्टली, इट्स ओके मर्द टू भी क्राई। रोते हैं। ये चैप्टर है नहीं, पर इट्स ओके टू क्राई शायद हम पार्ट 2 में लेकर आएंगे। इस किताब को अगर आपको सारांश बताना हो, मुझे थोड़ी बातें कि जो हम यहाँ से ले जा सकते हैं, क्या होगी वो? अब जैसा मैंने कहा कि कुछ भावनात्मक और मानसिक परिस्थितियां हैं जिसको लेकर हम बहुत सरल होते जा रहे हैं, जिन पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिनको हम इट्स ओके बोलकर टाल रहे हैं, और हम समझ नहीं पा रहे कि वही इश्यूज़ हमारे जीवन में हमें परेशान कर रहा है या हमें रिश्तों में दरार लाने पर मजबूर कर रहा है, करियर में नहीं आगे बढ़ने दे रहा है। तो उन चीज़ों को इट्स नॉट ओके समझकर आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा या बदलाव लाना पड़ेगा। छोटा सा एग्जाम्पल मैं कह सकती हूँ कि जब हम कहते हैं इट्स ओके टू हैव फ्लॉज, अब कई लोग कह सकते हैं कि ऑब्वियसली इट्स ओके, सब में कमियां होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन अगर आपको पता चल गया है कि आप में कोई कमी है, देन इट्स नॉट ओके टू कीप इट। इट्स ओके जब तक है, जब तक पता नहीं चला है। फॉर एग्जाम्पल, एक कमी होती है किसी में कि उसको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है, और वो ये बोल के उसको टाल देता है कि अरे इट्स ओके टू हैव फ्लॉज, सब में कमियां हैं, मुझ में कमी है कि मुझे गुस्सा आ जाता है। बट वो आपके अकेले पे नहीं गुजर रहा ना, वो परिवार पे भी गुजर रहा है। तो इट्स नॉट ओके टू कीप इट, कि आपको पता चल गया है कि आपको प्रॉब्लम है गुस्से की, लेकिन आप उसको ठीक नहीं कर रहे हो इस बोल के कि इट्स ओके। तो कहीं ना कहीं ऐसे टॉपिक्स के ऊपर चैप्टर्स है इसमें। चलो, ये तो समस्या की बात हो गई। मैं समाधान के अगर सवाल पूछूं कि अच्छी मेंटल हेल्थ के लिए एक कौन सी आदत हमें रोज अपनानी चाहिए, क्योंकि आपने किताब लिखी है, इस पूरी प्रक्रिया से आप गुजरे होंगे। देखिए, अभी तो किताब पढ़िए। लिखी तो आपने ना, मैं एक ही जवाब तो पूछ रहा हूं, बाकी बात ये मेरी आप लिखी थी। जोड़ सकते हैं अपने जीवन में कि रोज़ाना आप 2-3 पन्ने पढ़े तो काफ़ी आपको मदद मिल सकती है। थोड़ा प्रमोशन हम अपना कर दे, बहुत जल्दी आपके बीच आएगी। ये एक हैबिट आप कुछ दिन के लिए अपनाइएगा। बट आई थिंक, मुझे लगता है कि मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ के लिए स्पिरिचुअल हेल्थ अच्छी हो, ये बहुत ज़रूरी है। ओके, इंटरेस्टिंग। और ये मुझे समझ आया जब मैंने अपने जीवन में स्पिरिचुअलिटी को एज अ लाइफस्टाइल अपनाया। नॉट दैट कि अचानक से मुझे कोई रियलाइजेशन हुआ या मेरे साथ कोई चमत्कार हुआ और फिर मुझे लगा अच्छा अब मुझे स्पिरिचुअल होना। नहीं, मेरे घर का माहौल ही स्पिरिचुअल था। हाँ, हमने देखी वो छोटी वाली जगह। एग्जैक्टली। तो ये, और मुझे बहुत बाद में समझ आया जब मैंने अपनी ही उम्र के बच्चों को किसी प्रॉब्लम से जूझते हुए देखा, जिस प्रॉब्लम का सामना मैं भी कर रही थी, बट मैं बहुत काम होकर बहुत आराम से उनका सल्यूशंस निकाल पा रही थी, और जो मेरे ही उम्र के बच्चे नहीं निकाल पा रहे थे। और उनमें और मुझ में अगर कोई फ़र्क था, वो केवल इतना था कि मेरे जीवन में स्पिरिचुअलिटी एक लाइफस्टाइल थी और उनके जीवन में नहीं थी। बाकी सारी आदतें, मौज मस्ती, पसंद, सब कुछ हमारा सेम था, सिर्फ एक ही अंतर था। उस दिन मुझे समझ आया कि अध्यात्म कितना बड़ा बदलाव लाता है आपके मेंटल हेल्थ को, आपके इमोशनल हेल्थ को शेप करने में। किसी एक पॉडकास्ट में किसी ने मुझसे कहा कि जो लोग भगवान से जुड़े होते हैं या किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, उनमें मेंटल हेल्थ के इन केस कम केसेस देखे गए हैं। मतलब उन लोगों की तुलना में जो किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है या स्पिरिचुअल नहीं है, रिलीजियस नहीं है,
उनमें ज़्यादा केसेस देखे जाते हैं मेंटल हेल्थ के। इज इट ट्रू या ये भी एक वहम है? नहीं नहीं, आई थिंक डेफिनेटली ये हो सकता है। और मैं मगर ये नहीं कहूँगी कि उनको आते नहीं है प्रॉब्लम्स, वो हैंडल बहुत अच्छे से कर सकते हैं। प्रॉब्लम सबको आते हैं। देखिए ऐसा नहीं है, भक्ति में भी अगर कोई कह दे कि वो भगवान का भक्त है तो उसके जीवन में दुख नहीं आएंगे, आई वुड से रादर ज़्यादा आएंगे। क्योंकि हमने जितने भी भक्तों को देखा है उनका जीवन एक नॉर्मल इंसान से ज़्यादा कठिन रहा है। चाहे वो शबरी माता है, चाहे वो सुदामा जी है, चाहे वो नरसी जी है, चाहे वो प्रहलाद भक्त है, ध्रुव जी है, सबके जीवन में बहुत कठिनाइयाँ आई, पर उनके कठिनाइयों को हैंडल करने का तरीका बड़ा सुंदर था। तो जब आप किसी भी आध्यात्मिक प्रक्रिया से जुड़े होते हैं या एक धार्मिक प्रक्रिया से जुड़े होते हैं या आप अपने फिजिकल वेल्थ को ठीक करने से जुड़े होते हैं तो आपका हैंडल करने का तरीका बड़ा अच्छा होता है। लेकिन जब आप इन किसी भी चीज़ में नहीं होते हैं तो सबसे पहली चीज़ अगर आप जहाँ डाइव इन करते हैं दैट इज़ ओवर थिंकिंग। और ओवर थिंकिंग ही आई थिंक मुझे लगता है रूट कॉज है आपके कैसे छोड़ दे ओवर प्रॉब्लम्स थिंक का। करना? लोग कहते हैं हम नहीं कंट्रोल होता, पता है गलत कर रहे हैं बट हो रहा है, सोच रहे हैं ज़्यादा, उल्टे ही ख्याल आते हैं हाँ, तो पहले। ये 3-4 चीज़ों को अपनाइए ना, फिर उसके बाद भी अगर ना आए तब हम कह सकते हैं कि चलिए हम गलत आप सही, अब आपको जो मन आप वो करें। पर आप ये 3-4 चीज़ें अपनाएं। पर उसमें ही लोग कहते हैं मन नहीं करता है। मन तो किसी भी अच्छी चीज़ को करने का नहीं करता है। मुझे लगता है बच्चों को पढ़ने का मन नहीं करता है। एज ए किड मुझे जीवन में कभी पढ़ने का मन नहीं किया, लेकिन आपको जब समझ आ जाता है हमारे कि आपके मन जैसे नहीं है बच्चों को पर- नहीं करता। सॉरी, हमारे आपके जैसे बच्चों को नहीं करता हो। मैक्सिमम बच्चों को नहीं करता। कुछ मैंने कई बच्चे देखे जो टॉपर्स हैं और वो बोलते हैं हमें इसीलिए नहीं हम पढ़ते कि हमें मज़ा आता है, हमें अच्छा लगता है टॉप करना, हम इसीलिए पढ़ते हैं। आई हैव सीन इनन्यूमरस किड्स जो इस वजह से बहुत कम होते हैं। क्योंकि देखिए आपका इंटरेस्ट 1-2 सब्जेक्ट में होता है, सब में नहीं। अगर किसी ने कॉमर्स लिया है तो कुछ सब्जेक्ट्स होंगे जो उसको नहीं पसंद होंगे, पर उसको पढ़ना पड़ेगा अगर उसको पास होना है कॉमर्स एज अ सब्जेक्ट में। लेकिन आपको समझना होगा कि मन नहीं, फिर भी करना पड़ेगा क्योंकि ज़रूरी है। ये जिस दिन आप समझेंगे मुझे लगता है उस दिन आप अपने जीवन में अधिकतर परेशानियों को ठीक कर सकते हैं। भक्ति और आधुनिक जीवन, इन दोनों में समन्वय बनाने में मुश्किल होती है? क्योंकि आपके जो फैंस हैं वो अक्सर ये सवाल उठाते रहते हैं कि कथावाचक है तो आदर्श बनिए, ये दबाव आता है? मुझे लगता है अगर आप किसी भी ऊंचे पद पे बैठे हैं जहां आपको हज़ारों की संख्या में देखा जा रहा है तो एक दबाव आप पे बनेगा। और वो मुझे लगता है, मैं शब्द दबाव नहीं यूज़ करके जिम्मेदारी यूज़ करूँगी कि आपको अगर दुनिया ने ऐसा पद दिया है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप ऐसे काम करें जिससे उनको अच्छी सीख मिले। मैं नहीं कहूँगी आप उनको इम्प्रेस करने के लिए काम करें, पर उनको बिगाड़ने के काम ना करें। ये आई थिंक एक जिम्मेदारी आप पे है और मुझे वो जिम्मेदारी अच्छी लगती है कि एक अच्छी बात है, कहीं ना कहीं उस वजह से मेरा जीवन भी अच्छा हो रहा है, अच्छी आदतें उसमें और आ रही है, ये सोच के कि अच्छा अब नया क्या करूं जिससे लोगों को हेल्प हो सके, या अब कौन सी आदत ऐसी डालूं जिससे सबको मैं बता सकूं कि अच्छा ये आदत भी उनके जीवन में हेल्प कर सकती है। तो आई थिंक ये 50-50 केस है कि दोनों का ही काम हो जा रहा है। कभी पहचान और इंसान के बीच में टकराव हुआ? मेरे हाँ, मतलब जैसे जया किशोरी बनना एक जिम्मेदारी जैसा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझसे इस इंटरव्यू के पहले भी ये बात कही, पहचान और इंसान, हम इंसान के तौर पर एक्सप्लोर करते जाते हैं। जैसे पहले आप कथावाचक थी जब आप छोटी थी, फिर आप मोटिवेशनल स्पीकर बनी, फिर आप बिजनेस वुमेन बनी, लेकिन जया किशोरी को देखने का नजरिया, तो वो पहचान और इंसान जो इवॉल्व हो रहा है उसके बीच में समन्वय कभी परेशान करता है? आई थिंक जब भी आप कुछ नया निकालते हैं तो परेशान करता ही है, क्योंकि जब लोग आपको एक टैग के साथ पसंद कर लेते हैं तो वो टैग से हटाना नहीं चाहते। फॉर एग्जाम्पल आपने कथाकार कहा, मैं उससे पहले भजन गाती थी, तो मैं एक सिंगर थी। तो जब मैंने पहली कथा अपनी करी 3 दिन की तो मुझे सबसे पहला बैकलैश यही मिला कि अरे नहीं, भजन ही अच्छा है, कथा में मत आइए। फिर मैंने 3 दिन से 7 दिन की करी, तब लोगों ने कहा नहीं 3 दिन ही अच्छा है, 7 दिन में मत आइए। फिर जब 7 दिन के बाद मैंने मोटिवेशनल सेशन शुरू किया तब उन्होंने कहा अरे कथा तक ही ठीक थे, मोटिवेशन में मत आइए। फिर मोटिवेशन के बाद जब मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया तब उन्होंने कहा नहीं आप यहीं ठीक है, आप नई फील्ड में क्यों आ रहे हैं। और मुझे पता है शायद बुक के बाद भी लोग कहेंगे अच्छा आपने एक नई चीज़ निकाल दी, बट आई एम ओके विद दैट, क्योंकि जैसा आपने कहा कि एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं, पर मैंने किया है हमेशा। मेंटल हेल्थ पर लिखने वाले, मेंटल हेल्थ पर लिखने वालों को भी मेंटल इश्यूज होते हैं? हाँ बिल्कुल। तभी आप हम लिख दुनिया पाते को बता रहे हैं हैं कि ये चीजें कीजिए, वो चीजें कीजिए, तभी अपने हम इश्यूज लिख होते पाते हैं। हैं तभी आप। और आई थिंक जब आप बुक पढ़ेंगे, मैंने कई चैप्टर्स में अपने खुद के स्टोरीज बताई है। तो आप किसके पास जाते हो अगर आपको इश्यूज हो रहा है, आपको एंजाइटी आ रही है, आपको डिप्रेशन आ रहा है? 2 चीज़ है। पहला, बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअलिटी आई एम वेरी लकी
कि 80% ऑफ द टाइम मैं अपने इश्यूज अकेले ही सॉल्व कर लेती हूँ, कि मुझे पता है कि मुझे कैसे उनको सॉल्व करना है, सॉल्यूशंस कैसे निकालने हैं। 20% ऑफ द टाइम अगेन आई एम वेरी लकी कि मुझे परिवार ऐसा मिला है जो उस प्रॉब्लम्स को समझता है, मुझे वो स्पेस देता है और मुझे एडवाइसेस देता है रादर देन सेइंग कि अरे तुमको नहीं पता, हम बताते क्या करना है। क्योंकि जब आप इश्यूज से जूझ रहे होते हैं, आपको ऐसे लोग नहीं चाहिए जो आपको ये बताए कि अरे तुमको नहीं आता ये करना, पर आपको ऐसे लोग चाहिए जो आपको सुने कि तुम अकेले नहीं हो जिसके साथ ऐसा हुआ है, बहुतों के साथ हो रहा है, एंड इट्स ओके अगेन। बट वो ये भी बोले कि इट्स नॉट ओके, इसमें रहना, इससे निकलना भी ज़रूरी है। तो वो मुझे मेरे परिवार से सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलता है। तो 20% परिवार और 80% मेरा खुद का आध्यात्मिक जीवन ने मुझे जो सिखाया है, तो मैं अकेले ही बहुत चीज़ों को संभाल लेती हूँ। देखिए, आप तो अपनी शादी के सवाल से इरिटेट हो चुकी होंगी, लेकिन बहुत सारे लड़कों ने मुझसे ये कहा कि आजकल उन्हें डर लगने लगा है, जो घटनाएं आजकल सामने आने लगी हैं और वो उनको डराती हैं। कभी ड्रम में पैक कर दिया जाता है, कभी मेघालय घुमा दिया जाता है, और बहुत सारी घटनाएं सामने आई कि किसी नाम बताइए। सोनम का नाम आया और बहुत सारे इश्यूज आए, कई लड़कों ने वीडियो बनाए। तो वो जो लड़के कह रहे हैं कि हमें 5, 6, 7, 8, 10 घटनाएं होंगी, 10 तो वो जो में लड़के ऐसा आपको कह रहे हैं, इतना डर लग गया, हजारों से लड़कियों के साथ ये होता आ रहा है और हमें उसके बाद भी कहा जा रहा है नॉट ऑल मेन, और हम उसी विश्वास के साथ अभी भी शादी के लिए तैयार हैं कि हाँ, सारे मर्द ऐसे नहीं होते हैं। जबकि हजारों वर्षों से महिलाओं के साथ ये होता आ रहा है, फिर भी हमारे अंदर एक विश्वास है कि सारे मर्द ऐसे नहीं होते, अच्छे पुरुष भी हैं और हम उन अच्छे पुरुषों की खोज में हैं। पर अगर आप 10 केसेस में इतना डर जाएंगे तो आई डोंट नो फिर प्रॉब्लम किस में है। बट क्या ये टॉपिक होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले ये विषय ही नहीं था, इस बारे में मुझे लगता चर्चा ही है नहीं थी। इस टॉपिक को जबरदस्ती एक गलत दिशा दी जा रही है कि इसको एक लड़ाई बनाया जा रहा है। मैं महिलाओं के लिए भी कहती हूँ, जब भी महिलाओं के साथ कुछ गलत हो, आप उसको महिला पुरुष और दोनों के बीच की लड़ाई मत बनाइए। ये क्राइम हुआ है और उसमें जिसने क्राइम किया उसको दोष देना चाहिए रादर देन सेइंग अरे पुरुष ने किया कि महिला ने किया। जिस दिन आपने बंद किया उसी दिन समानता आएगी। पर अभी आई थिंक जैसे ही महिला के साथ कुछ होता है तो हम एक प्रोपेगेंडा लेकर कुछ लोग निकल जाते हैं कि अरे सारे पुरुष एक है, सारे पुरुष एक है, पुरुष के साथ कुछ हुआ तो कुछ पुरुष निकल आएंगे, सारी महिलाएं एक है। इससे कुछ नहीं होने वाला और इसीलिए ये करने से आज तक तो बदलाव आया नहीं है। तो इट्स हाई टाइम कि हम जिसने क्राइम किया है उसको क्रिमिनल के तौर पे देखें रादर देन हम जेंडर देखना शुरू कर दें कि पुरुष ने किया कि महिला ने किया। देखिए, आपने पुरुषों के मन की बात कर दी। पुरुष कहते हैं कि जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए। लॉज में भी अक्सर ये शिकायतें आती हैं कि जिन पुरुषों ने ये कदम उठाए वो इसलिए उठाए क्योंकि जब वो कानून की नज़र में गए तो वहाँ पर भेदभाव था। अतुल सुभाष के केस में आया और बहुत सारे केसेस में आया। तो जो इक्वलिटी की आप बात कर रहे हो, ये क्राइम के तौर पर देखना चाहिए, पुरुष महिला के तौर पर नहीं। क्या आप इसकी वकालत करते हो? हमने आपके पॉडकास्ट पे इसकी वकालत की थी। देखिए, मैं इक्वालिटी की बात हमेशा करती हूँ और मैंने 2-3 पॉडकास्ट में, जैसे आपने जो बात की एलिमनी के ऊपर बात है, देखिए हर चीज़ की शुरुआत ना बड़े अच्छे रीज़न की वजह से होती है। पहले इसका रीज़न था कि महिलाओं को एक तो पढ़ने नहीं दिया जाता था, काम करने नहीं दिया जाता, तो वो काइंड ऑफ निर्भर थी, तो वो एज इट इज़ तलाक मांग ही नहीं सकती थी क्योंकि वो निर्भर है। वो अगर पुरुष से अलग भी हो जाएगी तो वो कहाँ जाएगी उसको नहीं पता, तो मैक्सिमम टाइम पुरुष ही तलाक देते थे। तो ये बनाया गया कि अगर अब तुम छोड़ोगे, एक तो तुमने उसे पढ़ने नहीं दिया, काम नहीं करने दिया, पैरों पे खड़े नहीं होने दिया, तो आगे उसको संभालना तुम्हारा काम बनता है। आज स्थिति वो नहीं है। आज महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी है, खुद भी कमा रही है, तो मुझे लगता है कि अब इसमें बदलाव आ जाना चाहिए कि जब वो अपने पैरों पर खड़ी है, कमा रही है और अपनी इच्छा से डिवोर्स ले रही है, तो आई डोंट थिंक लड़के को कुछ भी देने की ज़रूरत है। चलिए, बहुत सारे लड़के यहाँ पर आपको सपोर्ट करेंगे। देखिए, मुझे लगता है ये नाम बदनाम कर दिया गया है। फेमिनिज्म का मतलब ही इक्वालिटी था। कुछ जन आके अगर फेमिनिज्म को पुरुषों के प्रति नफरत बना रहे हैं तो आप उन लोगों के प्रति नफरत या अपनी डिसलाइकिंग लेकर आइए, इस शब्द के प्रति नहीं, क्योंकि अगर ये शब्द नहीं होता तो आज मैं यहाँ बैठी नहीं होती। ट्रू। मेंटल हेल्थ में क्योंकि एक बहुत बड़ा टॉपिक जो आता है वो अक्सर करियर, फैमिली, रिलेशनशिप्स आते हैं। ये मुझे लगता है 3 टॉपिक ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं और क्योंकि हमने जिक्र कर दिया है तो मैं इसी में आगे बढ़कर पूछ लेता हूँ। आपने एक थ्योरी दी थी अच्छी शादी को लेकर कि अच्छी शादी अगर सक्सेसफुल रखनी है तो फिर मतलब कोई कंट्रोवर्सी ना हो अगर मैं शुभांकर जी के साथ हूँ, ऐसा हो कैसे सकता है? बहुत खूबसूरत थॉट था और मैं उसमें आपको सपोर्ट भी कर रहा था वहां पर कि पुरुष और महिला को अपने घर के बगल घर लेना चाहिए। क्यों महिला ही हर बार पुरुष के घर में जाए?
इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, ये तो आपने बराबरी की आवाज उठाई थी। अरे आप उसके आपकी बाद तो मुहिम को बढ़ा मेरा रहा हूं नाम मैं। खराब हो चुका है, क्यों मुझे एक खराब हो नया चुका? नाम मिल गया है, घर तोड़ने वाली। ये पर थ्योरी देखिए, ये थ्योरी पे अभी भी आप exactly, बिलीव करते ये हो? मेरा ओपिनियन था कि जब पूछा गया कि मुझे लगता है जितनी शादियों में पैसे बर्बाद हो रहे हैं आजकल, बड़ी शादी करने के तौर पे, मुझे लगता है दोनों माता पिताओं को वो पैसे इकट्ठा करके भले ही 1 BHK ही ले और अपने आसपास ही लीजिए, पर कुछ समय के लिए तो होना ही चाहिए। चलिए जीवन भर नहीं आपको लगे कि माता पिता कैसे रहेंगे, पर कुछ समय, ताकि उस पति पत्नी का बॉन्ड बन सके, स्पेशली अरेंज मैरिजेस में, क्योंकि बॉन्ड बना नहीं होता है और बॉन्ड प्रिवेसी में ही बनता है, एक दूसरे को समझना जानना। तो मुझे लगता है इसमें ज़्यादा अच्छा होगा रिश्तों के लिए, रादर दैन कि हम घर में इश्यूज़ हैं, लड़ाइयाँ हो रही है, रिश्ते किसी के नहीं बन रहे हैं, फिर भी बस जो मैंने कहा था कि हमें बस अंत में मरते मरते ये बोलते हुए जाना है कि रिश्ता मर गया था पर प्यार जिंदा था, सॉरी, प्यार मर गया था पर रिश्ता जिंदा था, एंड तक ये बोलने के लिए हम रहे। आई डोंट लाइक दिस। आई थिंक प्यार रहना चाहिए रिश्ते में, शादी का मतलब ही प्यार है। हमने आज एक चेकलिस्ट बना दी है कि इतनी उम्र में ये, इतनी उम्र में, इतनी उम्र में शादी। आपने नहीं बनाई? नहीं, इसीलिए मैंने की नहीं अभी तक। मुझे मिला नहीं वो व्यक्ति जिसके साथ मुझे लगे कि मैं जीवन बिता सकती हूँ, खुशी से बिता सकती हूँ, क्योंकि मुझे शादी बहुत पसंद है और मुझे बचपन से बहुत पसंद है। ये मैं 4 साल से सुन रहा हूँ। नहीं, मुझे बचपन से पसंद है, लेकिन मुझे वो व्यक्ति नहीं मिला। मैंने अभी आई थिंक कल परसों किसी से कहा कि एक सेशन था हमारा, कि मेरे फ़ोन में एक फ़ोल्डर है शादी नाम का, जिसमें मेरे कपड़े, गहने, जगह, घर, सब कुछ रेडी है। लड़के के भी कपड़े, गहने, जो भी होगा सब रेडी है। एवरीथिंग इज रेडी एक्सेप्ट द बॉय। तो अगर आप ऐसे स्टेटमेंट दे दोगे कि आई एम जस्ट वेटिंग, वो मिलते ही आई विल गेट मैरिड। अब अगर आप ये कह दोगे कि मर्दों को सीखना पड़ेगा कि औरत के साथ रहते कैसे हैं, नहीं, तो मर्द तो डर जाएंगे फिर। नहीं, पुरुषों को सीखना पड़ेगा एक एम्पावर्ड महिला के साथ रहते कैसे हैं, क्योंकि उसकी आदत नहीं है, हमें है। वर्षों से महिलाओं को आदत है कि उनको पति के नाम से जाना जाता है, या पति उनको ओवरशैडो कर देते हैं, और वो खुश भी थी कि उनसे सक्सेसफुल है उनके पति, उनको कोई जान नहीं रहा, उनकी पहचान पति से ही है। पतियों को आदत नहीं है कि उनको महिलाओं के नाम से जाना जाए। तो अब आई थिंक आदत हो जानी चाहिए। आजकल क्योंकि किताब भी आपकी युवाओं पर फोकस्ड है, और युवाओं में भी अब जो शादियां हो रही हैं, कई सारे नए टर्म्स आ रहे हैं। जैसे मैंने हाल फिलहाल में एक टर्म पढ़ा, डिंग कपल्स, डबल इनकम नो किड्स, अच्छा, कि दोनों कमाएंगे बच्चे नहीं होंगे। ऐसे बहुत सारे टर्म्स आ रहे हैं। वो जो शादी बचपन से आपको पसंद थी, वो अभी भी आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर, या जैसे इम्तियाज कह रहे थे, या उससे पहले चेतन भगत ने कहा कि अब परिभाषाएं बदल गई हैं, अब नए टर्म्स आ गए हैं, जो हम पिछले सेशन में भी कह रहे थे कि फर्स्ट टाइम देखा लव हुआ, सेकंड टाइम सब हुआ, फिर तू कौन मैं कौन, तू झूठी मैं मक्कार। देखिए, मेरा तो विश्वास शादी पर अभी भी आई एम वेरी ओल्ड स्कूल। पर मुझे लगता है कि आफ्टर मैरिज शादी कैसी हो नहीं हो, इस पर किसी को भी कमेंट करने का हक नहीं होता। मैं तो नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे लगता है शादी उनकी है, रिश्ता उनका है, संभालना कैसे वो उनकी जिम्मेदारी है। क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि कोई मुझे बताए कि मुझे मेरी शादी कैसे संभालनी है, वो मैं देख लूँगी और मेरा पति देख लेगा, किसी और को बताने की ज़रूरत नहीं। इसीलिए मैं शादी के बाद क्या होना चाहिए इस पर कम ही कमेंट करती हूँ। अच्छा, ये जो बीवियों पर जोक्स होते हैं, आमतौर पर बहुत कैजुअली कई बार कहते हैं। अभी मैंने भी एक पॉडकास्ट किया, उन्होंने एक बड़े शिक्षक आए थे, उन्होंने मजाक मजाक में कह दिया कि भगवान ने माँ बनाई क्योंकि वो हर जगह मौजूद नहीं रह सकते थे, और बीवी बनाई सारे दुखों के लिए। ऐसे हंसी मजाक में उन्होंने छेड़ दिया, और ऐसे बहुत सारे आते हैं। एक पॉलिटिशियन भी, उन्होंने एक्ट्रेस से शादी की है, उन्होंने एक इंटरव्यू में कह दिया। वाइफ जोक्स कैसे देखते हो आप? ये सीरियस इशू है या इसको हंसी मजाक में टाल देना चाहिए? सी डिपेंड्स। आई थिंक कई लोग बोलते हैं रोस्टिंग इज़ देयर लव लैंग्वेज। अब मुझे ये चीज़ नहीं पसंद पर्सनली। मुझे लगता है कि आप कमरे के अंदर कर सकते हैं अगर दोनों उस चीज़ के लिए राज़ी है, पर कमरे के बाहर मजाक में भी अपने पार्टनर को, और ये दोनों के लिए है, पत्नी को भी नहीं करना चाहिए। कई ऐसा नहीं सिर्फ पुरुष करते, पत्नियां भी करती है, पर किसी को भी अपने पार्टनर को बाहर मजाक में भी बेइज्जत नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप कहीं ना कहीं बाहर वालों को एक छूट दे रहे हैं कि वो भी कर सकते हैं। तो ये मुझे लगता है नहीं होना चाहिए। आप करिए कमरे के अंदर, जितना हंसी मजाक करना है आप करिए, लड़ लीजिए एक दूसरे से, परेशानियाँ, लड़ाई झगड़े सब कुछ हो सकता है। घर से बाहर नहीं होना चाहिए। घर के बाहर दोनों को एक सम्मान दोनों का बना के रखना चाहिए, ताकि बाहर वाले जाने कि उनकी लिमिट क्या है। वो लिमिट आप दोनों तय कर रहे हैं। पैसा कितना ज़रूरी लाइफ में? बहुत ज़रूरी है।
वेरी इंपॉर्टेंट। हर साल आईफोन के लिए? हाँ, अगर किसी को शौक है उस चीज़ का तो डेफिनेटली। बट आई थिंक मुझे लगता है आज अगर आपको अच्छा एजुकेशन चाहिए, आपको अच्छी हेल्थ चाहिए, आपको अपने परिवार के लिए एक अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए, मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट आपको समझना होगा उस पैसे को संभालते कैसे हैं, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। लोगों को संभालना नहीं आता, अगर आपको संभालना आता है देन मनी इज़ वेरी, एंड आई थिंक एवरीबडी नोज़ हियर। मुझे लगता है कोई पता नहीं कौन ये बातें कह रहा है कि पैसा ज़रूरी नहीं होता तो प्लीज़ आप दान कर दीजिए, क्यों रख के रखे हैं। बट पैसा बहुत ज़रूरी है। आज अगर परिवार में, मैं देखती हूँ आज हमारे परिवार में जब कोई बीमार पड़ जाता है, मुझे लगता है सबसे पहले आपको याद है कि आप अच्छे से अच्छा इलाज कराएं। वो अच्छे से अच्छा इलाज फ्री में नहीं होता है। बट जैसे एक शिक्षक हैं नीतू मैम, उन्होंने हाल फिलहाल में एक कोट किया कि सारे जितने लोग कथा करते हैं उनको लेकर एक जनरल कोट था कि देखिए ये वो इस गाड़ी में घूम रहे हैं, वो पर्स ऐसा लेते हैं, वो ऐसा फ़ोन लेते हैं, हम दिन भर पढ़ाते हैं, हमारा गला थक जाता है, दिस इज़ ईजी जॉब, यहाँ पर जाओ, थोड़ी देर बात करो, ये दुनिया से कहते हैं कि उससे मुक्ति हो जाओ, खुद लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं। ऐसे सवाल आई एम श्योर आपके कमेंट सेक्शन में भी आते होंगे अक्सर। सो इनको कैसे डील करते हो फिर आप? नहीं, आई थिंक मुझे देखिए ऐसे लोग पसंद नहीं हैं जो दूसरों पे टिप्पणियाँ करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है जीवन में किसी का जॉब इजी नहीं है। बट ये मोह माया वाली बात जो आती है कि ये मोह माया से दूर रही है, नहीं, कौन कर रहा है? जो कर रहा है उसके बाद भी ले रहा है तो गलत है। okay. ये मैं भी कहूँगी। अगर कोई मन से ये बात कह रहा है कि आप मत करिए, आप मत कमाइए, आप मोह माया से दूर रहिए, और फिर वो मोह माया में पड़ा है, वो व्यक्ति गलत है। पर जो नहीं कह रहा, क्योंकि आज के समय में अगर कोई कथा कर रहा है तो अचानक से पब्लिक अपने आप उस पर एक स्टैंप डाल देती है कि ये संत है, जबकि वो बार बार 15-20 साल से कह रहा है कि वो नहीं है, वो नहीं है। पर आपने वो मान लिया है तो आप उसको उसी इमेज के साथ देखेंगे। तो मेरे हिसाब से ये आपकी गलती है, उनकी नहीं। और अगेन आई वुड से किसी का काम आसान नहीं होता, क्योंकि जैसा उन्होंने टीचर के लिए कहा, आई थिंक बहुत टीचर्स हैं जो बहुत अच्छी कमाई कर रहे हैं। तो ये भी बोल सकते हैं कि अरे वो इतनी अच्छी कमाई कर रहे हैं, पर आई थिंक मुझे ये बोलना ही पसंद नहीं है। जैसा एक कोट है बहुत सुंदर कि द ग्रास इज़ ग्रीनर ऑन द अदर साइड, कि हमें दूसरों की घास हमेशा हरी लगती है, पर असल में घास उसी की हरी होती है जो रोज़ पानी डालता है। आप डालना शुरू करिए, आपकी भी हो जाएगी। अभी इटावा में एक घटना होती है और भगवान के घर में भेदभाव की बात आती है, जाति की बात आती है। आप कैसे देखते हो, भगवान के घर में भी भेदभाव होना चाहिए, कथा कहने का हक सबको होना चाहिए, या जो बातें आ रही है अलग अलग तरह से थ्योरीज आ रही है, आपका क्या नज़रिया, क्योंकि आप भी कथा करते हो? हाँ जी, नहीं, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मुझे लगता है भगवान ने भेदभाव कभी किया नहीं था। गीता जी में साफ साफ कहा गया है कर्म अनुसार ये सारी चीज़ें बनाई गई है। और अगर ऐसा होता तो हम भागवत जी में सूत जी की बात करते हैं, नैमिषारण्य में 28,000 ऋषिगणों के सामने सूत जी कथा सुना रहे हैं, हम वाल्मीकि जी की रामायण पढ़ते हैं। तो मुझे लगता है ऐसा कुछ होता तो आज हम इनको पूज नहीं रहे होते और उनके बारे में पढ़ नहीं रहे होते। बट येस, कि आप जब वो कार्य करें तो वो कार्य में आप अच्छे से उस कार्य को पढ़ें, समझें, उसकी मर्यादा समझें, उसकी गंभीरता समझें, और फिर वो कार्य करें। तो मुझे लगता है उसके बाद ये चीज़ें भगवान में तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भगवान ने नहीं बनाई, इंसान ने बनाई, और ये इंसान के बनाए गए रूल्स है, भगवान के नहीं। जब समय बुरा चल रहा हो, भगवान परीक्षा ले रहे हो, उस वक्त कैसे निकले? जब पता है कि भगवान परीक्षा ले रहा है तो फिर भगवान पे भरोसा लेके ही ये चलें। तो हमने कोट कर दिया, हो सकता है कोई पूजा पाठ ना करता हो, तो करना शुरू करिए। देखिए, ओके, अगर नहीं करता है तो मुझे लगता है कि फिर वो खुद पर भरोसा करे, क्योंकि सबके अंदर भगवान बैठे हैं, आप माने ना माने, लेकिन आपके अंदर भी एक ईश्वरीय शक्ति है। और आप एक फ़ोटो ना माने, आप एक डिवाइन एनर्जी माने, क्योंकि आप कईयों को देखेंगे जो नास्तिक है पर वो कर्म पे भरोसा करते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको फल सही समय पर मिल जाएगा, पर वो समय आप नहीं तय करते, वो समय प्रकृति तय करती है। तो मैंने यहाँ कहीं भगवान का नाम लिया, पर आप प्रकृति को नकार नहीं सकते, आप कर्मों को नकार नहीं सकते। अगर आप इन 2 शब्दों पर भी भरोसा करते हैं तो आप आराम से सोचिए कि मैंने अगर अच्छे कर्म किए हैं तो मुझे फल अच्छा मिल ही जाएगा। जिसने नहीं किए उसको डर लग सकता है कि मैंने नहीं किए। जैसे एक बच्चा पढ़ के जाएगा तो उसको पता है कि वो पास हो ही जाएगा, जिसने नहीं पढ़ा वही डरेगा कि पता नहीं कैसे नंबर आएंगे। अब जावेद साहब आ गए हैं तो मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। बिल्कुल, एक बार जोरदार तालियां। और जावेद सर के लिए एक बार तालियां हो जाए। आपको आपकी किताब के लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद, थैंक यू।